देखिए, एंटी कन्वर्जन लॉज जो अभी आ रहे हैं उसमें सबसे बड़ी आपत्ति यही है कि ये कन्वर्जन के पूरे प्रोसेस को, जो उसका नेचुरल प्रोसेस है, जो इंसान जिस तरह से इंसान फेथ और कॉन्शियंस से डील करता है, उसको ख़त्म करके एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह के प्रोविज़न आते हैं कि आपको पहले इजाज़त लेनी होगी, अनुमति लेनी होगी, रिव्यू होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, इस सब से असर उसका ये हो रहा है आज के माहौल में कि जो आर्टिकल 25-26 में राइट है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, वो राइट असल में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है और उस राइट को एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू ख़त्म किया जा रहा है। मतलब क्या आप कहना चाहते हैं, किस तरह से आपको, क्योंकि आप ये बात कह रहे हैं कि आपको पहले जाकर अनुमति लेनी होगी, तो जो भी कन्वर्जन का प्रोसेस होता है असल में वो एक नेचुरल चीज़ होती है। आप कोई चीज़ समझते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसकी बेसिस पे आपका दिल रिएक्ट करता है, तो ये एक इंटरनल प्रोसेस है। ये जो इसका एक ब्यूरोक्रेटिक तरीके से इसको किया जा रहा है, वो असल में इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों को इससे डराया जा सके। और कई सारे ऐसे भी उसमें प्रावधान लाए गए हैं, जैसे कि महिलाओं को कन्वर्ट कराने पर जो है ज़्यादा सज़ा है, किसी ट्राइबल या SC/ST को कराने पर ज़्यादा सज़ा है। तो उसमें एक मानसिकता भी दिखती है कानून बनाने वालों की कि वो महिलाओं को या SC/ST के लोगों को कम अक्ल जान समझते हैं शायद, इसीलिए उनको लगता है कि अगर आप उनको कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको सज़ा ज़्यादा मिलनी चाहिए। कोई आप कानून का हवाला दे सकते हैं कि हम ये कर्नाटका के कानून में भी है, ऐसा हरियाणा के कानून में भी है, और पिछले 3-4 साल में जो अलग अलग कानून आए हैं उनमें सभी में ये यूपी में भी जो अनुमति वाला प्रोसेस है, ये सभी कानून में है। अनुमति आपको 15 दिन पहले DM को एक चिट्ठी देनी है। उसके बाद DM जो है उसमें एक इन्वेस्टिगेशन करेगा, रिव्यू करेगा, ये देखेगा कि किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है, उसके बाद आपको अनुमति देगा। अनुमति देने के बाद भी वो चीज़ पब्लिक होगी और कोई भी शख्स, चाहे वो आपका रिश्तेदार ना भी हो, वो आकर के कंप्लेन दायर कर सकता है उस पर। और एक बार कंप्लेन दायर हो गई तो आपके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी। जिसके बारे में कंप्लेंट में कहा गया है कि उसने कन्वर्ट कराया, उन पर भी कानूनी कार्रवाई होगी। और इसमें जो है प्रूफ, जिनके ऊपर एलिगेशन लगा है उन्हीं को आके प्रूफ देना पड़ेगा कि वो गिल्टी नहीं है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये बनाया इस तरह से गया है कि उसके ज़रिए से कोई भी इस चीज़ को कानूनी तौर पे करने से डरेगा और पीछे हटेगा। जिस तरह से बात कर रहे हैं कि जबरी तौर पर और लालच देकर के कन्वर्जन कराने की कोशिश हो रही है, बहुत सारे लोग जेल में भी गए हैं, तो क्या बिल्कुल ही वो गलत? देखिए, जबरी तौर पर अगर कहीं कन्वर्जन कराया जाता है तो वो तो यकीनन गलत है ही, और ऑलरेडी उसके लिए बहुत सारे आपके पास प्रावधान है, IPC में भी हैं, फ्रॉड को लेकर के, मिसरिप्रेजेंटेशन को लेकर के बहुत से कानून हैं जो जबरी तौर पे अगर कोई करता है तो आप उसको सज़ा दे सकते हैं। ये कानून बनाने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है। ख़ास करके जिस तरह के प्रावधान लाए गए हैं वो जबरी कन्वर्जन को रोकने के लिए नहीं है, वो हर तरह के कन्वर्जन को रोकने का असर डाल रहे हैं। तो जबरी कन्वर्जन को सिर्फ रोकना है तो पुलिस ज़रूर, उसके पास पावर है और उसको रोकना भी चाहिए, और हम भी कभी इसके हक़ में नहीं होंगे। लेकिन ये जो कानून है ये हर तरह के कन्वर्जन को रोकता है, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। पिछले कुछ समय से लव जिहाद काफ़ी चर्चा में रहा। कहते हैं मुसलमान लव नहीं करता, सिर्फ जिहाद करता है, ये कन्वर्ट करने के लिए हिंदू को मुसलमान बनाने के लिए। देखिए, ये इसका क्या ही कहा जा सकता है। इसके ऊपर तो पूरे देश में इतना बड़ा हंगामा हुआ, आपने NIA को बिठा करके इन्वेस्टिगेशन कराया, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, उसके बाद भी क्या निकला था निष्कर्ष, आपको पता ही होगा। निष्कर्ष यही निकला कि सारी चीज़ कहानी थी, और जो कन्वर्जन था वो भी सच था, जो लव था सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो लव भी सही था, और उसमें जिहाद का कोई एलिमेंट तो मिला नहीं। तो ये तो बार बार नाटक खड़ा किया जाता है जब भी कोर्ट में जाता है, इस तरह की चीज़ जब भी जांच करनी पड़ती है आपको कोर्ट की निगरानी में तो खारिज हो जाती है। तो ये तो क्योंकि कानूनी तौर पे आप कभी इसको प्रूव नहीं कर पा रहे, लेकिन आपने एक खड़ा कर दिया है इतना बड़ा सियासी माहौल, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए अब कानून भी बनाना पड़ रहा है। डर का माहौल बनाना चाहते हैं। डर का माहौल से ज़्यादा ये सबसे बड़ी चीज़ के जो मिसट्रस्ट है लोगों के बीच में, ये ट्रस्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, मिसट्रस्ट को लाना चाहते हैं। और जो देश की डर की जो सियासत है, असल में डर ये देश की मेजॉरिटी के दिल में डालना चाहते हैं। ये डर के तुम्हारी जो संख्या है वो कम हो जाएगी, और संख्या कम होने से तुम्हारा असर कम हो जाएगा, जो भी वो जिस तरह का भी डर है। तो संख्या का डर दिखा करके ये मेजॉरिटी को असल में डराना चाहते हैं और किसी को। जिस तरीके से हरियाणा में जो कानून आया उसमें कहा गया कि शादी के लिए कोई नहीं कर पाएगा, तो ये क्या शादी सिर्फ शादी, ये तो
सारे ही कानूनों में इस तरह की बात की गई है। उसमें ज़ाहिर है ये प्रावधान है कि अगर कन्वर्जन जिन्विन है तो आप कर सकते हैं, लेकिन शादी एक वजह बताई गई जिसके लिए अगर आप करेंगे तो कन्वर्जन इलीगल हो जाएगा। साथ में अगर आप किसी बेसिकली आप जब कन्वर्ट करते हैं तो आप क्यों करते हैं? आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि फ़लाँ चीज़ सही है, फ़लाँ चीज़ मैं करूँगा तो मुझे मुक्ति मिलेगी, मुझे निर्वाण मिलेगा, मुझे जन्नत मिलेगी। हर इंसान इसीलिए कन्वर्ट करता है और तो कोई रीज़न होता नहीं है। लेकिन अगर आप मुक्ति या निर्वाण की बात किसी से कर रहे हैं तो उसको भी ये प्रोहिबिट करता है, उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाता है और उसको एक क्रिमिनल एक्ट बना देता है। तो अगर आप निर्वाण और मुक्ति की बात को ही क्रिमिनलाइज कर दीजिएगा तो फिर रिलीजन की बात करने के लिए बचेगा ही क्या? सर ये जिहाद किस तरह का वर्ड है? हर चीज़ में जिहाद लगाते हैं, लव जिहाद, सब्जी जिहाद। देखिए ये तो आज हम लोगों का मुद्दा है भी नहीं, लेकिन जिहाद का वर्ड तो माने क्या है? नहीं, जिहाद का वर्ड तो आप सबको पता होगा। जिहाद का वर्ड मतलब होता है संघर्ष, और उस संघर्ष के लफ्ज़ को आज अब आप टीवी चैनल पे जाकर के जो भी मतलब देना चाहें दे दें। हाँ, लेकिन मतलब इसका ये तो खैर एक आप लोगों का, टीवी चैनल वालों का बनाया हुआ वर्ड है। हमने तो पहली बार आप ही लोगों से ये सुना है, हमने किसी किताब में आज तक ये डेफिनेशन तो नहीं पढ़ी, इसलिए हमें डेफिनेशन पता भी नहीं है। जब चुने हुए नेता ही सांसद लेवल के नेता ही इस तरह के बयान देते हैं तो जनता तो उन पर विश्वास करती है, कैसे चीज़? देखिए इसीलिए जब चुने हुए नेता इस तरह की गैर जिम्मेदारी की बातें करते हैं तभी सिविल सोसाइटी को, सिटीजन्स को आगे आकर जो सही बात है, जो सही चीज़ है, वो फैक्ट्स की रोशनी में वो बात करनी पड़ती है। और क्या कह सकते हैं हम? आपकी बुक जो है एंटी कन्वर्जन लॉ का है, लेकिन उसके दौरान मैंने कुछ देखा था कि मुरादाबाद की पिंकी नाम की लड़की ने एक राशिद नाम के लड़के से शादी की थी, तो पुलिस ने उस लड़की को गिरफ्तार करके उसको पुलिस स्टेशन जेल भेज दिया था और उसका अबॉर्शन भी करा दिया गया था। वहीं एक आगरा के एक साजिद नाम के लड़के ने एक जैन समुदाय की लड़की से शादी की थी, तो भीड़ ने उसके घर में घुसकर आग लगा दी। और वहीं आपके बरेली में जब दो मुस्लिम लड़की दो हिंदू लड़कों से शादी करती हैं तो पुलिस ट्वीट कर कहती है कि आपको यदि सुरक्षा की जरूरत पड़े तो हम आपको सुरक्षा देंगे। तो अगर मुस्लिम करे तो जिहाद और हिंदू करे तो इसको देखिए हम इस नज़रिए से तो इसको देखना भी नहीं चाहते कि हिंदू करे या मुस्लिम करे। जब आप एक मिले जुले समाज में रहते हैं तो आप फिर बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। हमें तो लगता है कि शादी ब्याह वाले ये जो मामलात हैं इसमें आप इस तरह का पुलिस का जो इंटरफियरेंस है उसके ज़रिए से आप एक सुखी समाज तो नहीं बना सकते। ये आपसी और घर परिवार वाले मामलात होते हैं, कम्युनिटी के, सोसाइटी के मामलात होते हैं। इसमें पुलिस के इंटरफियरेंस किसी भी तरह के वैसे भी जो है इखलाकी तौर पे ये कोई सही चीज़ नहीं है। और हम लोग तो नहीं समझते कि अगर आपको एक सुखी समाज बनाना है तो पुलिस के इंटरफियरेंस के थ्रू आप शादी ब्याह के मामलात को सुलझा सकते हैं। और इस तरह की जो रेटोरिक है वो तो समाज के लिए वैसे भी ठीक नहीं है। वो अगर होगी तो फिर इसी तरह के जो आप इंसिडेंट्स बता रहे हैं वो भी देखने को मिलेंगे। अक्सर मामलों में पुलिस की जो भूमिका होती है वो शक के दायरे में होती है। क्या नहीं लगता कि पुलिस में भी इस्लामोफोबिया ऐसी चीज़ें? देखिए ये तो बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब देना हमारे लिए आसान नहीं है। सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हमारी जो सियासी रेटोरिक के देखते हुए अक्सर जो हम पुलिस के एक्शंस देखते हैं, हमारी उम्मीद ये होती है कि पुलिस कम से कम इस तरह से बिहेव नहीं करेगी। हम मानना तो नहीं चाहते, ना ही हम मानते हैं कि पुलिस इस्लामोफोबिक है, लेकिन कभी कभार इस तरह की घटनाएं देखने में आती हैं। हमें उम्मीद है कि ये कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिस पर पुलिस भी सोचती होगी और शायद बेहतरी करेगी। सर, जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात जो करते हैं उन्हीं की वही अपनी कानून को जो है तोड़ रहे हैं। देखिए हमें ये जो पर्सनल चीज़ है उसके ऊपर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। ये बस इतना ही दर्शाता है कि ये कानून की बात करना कितना इलॉजिकल है। आप इंडिविजुअल्स को असल में बच्चे पैदा करने के लिए क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते। पॉलिसी जब बनती है तो वो समाज को एक डायरेक्शन में ले जाने के लिए बनती है। एक इंडिविजुअल ने उसका वायलेशन किया, उसके लिए उसको सज़ा दे दो, ये हर जगह ये चीज़ काम नहीं करती। ये आप चोरी चकारी के मामले में, मारपीट के मामले में काम कर सकता है। जब आपको समाज में कोई परिवर्तन लाना हो तो वो परिवर्तन जो है इस तरह से हर एक इंडिविजुअल को सज़ा देने से, ये जो सोशल चीज़ें हैं, किसी का बच्चा एक ज़्यादा पैदा हो गया उसके लिए उस पर कानूनी कार्रवाई कर दो, ये कोई लॉजिकल तरीका नहीं है इसको डील करने का। और हमारे मुल्क ने तो मुझे लगता है ऑलरेडी दुनिया को दिखाया है कि एक पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी किस तरह से आप बिना क्रिमिनल लॉ के चला सकते हैं। तो उसका ऑलरेडी हिंदुस्तान एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उससे छेड़छाड़ करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है।
आप कह रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल कानून की जरूरत नहीं है, तो क्या तथ्य हैं, क्या चीजें हैं जो जिसकी वजह से आपको लगता है कि बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो रवि किशन बिल लेकर आए वो पूरे तौर से जो ठीक नहीं है राजनीतिक? देखिए, सिर्फ वो नहीं लेकर आए बल्कि हर सेशन में आप देखिए पार्लियामेंट में कोई ना कोई बीजेपी के मेंबर ज़रूर ये बिल लेके आते हैं और फिर 10 दिन तक टीवी न्यूज़ चैनल में इसकी चर्चा होती है। असल में उसको लाने के पीछे यही टीवी न्यूज़ चैनल की चर्चा है और वो माहौल बनाना जिसमें कि वो बात पॉपुलेशन कंट्रोल की करते हैं, लेकिन फिर से वही मेजॉरिटी के दिल में डर बिठाते हैं कि संख्या जो है उनकी कम हो जाएगी और किसी और की बढ़ जाएगी। संख्या के सियासत और ये पूरे मज़हब को, कम्युनिटी को सिर्फ संख्या दर पे रिड्यूस कर देना, इसकी सियासत है जो असल में इस बिल के पीछे है और कुछ भी। 7 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, तो क्या वो इधर वाजिब नहीं लगता? कौन से 7 राज्यों में अल्पसंख्यक हैं? नागालैंड, मेघालय। देखिए, आप उन राज्यों की बात कर रहे हैं जहाँ पे कि अल्पसंख्यक हुए नहीं हैं, जहाँ पे कि हिस्टोरिकली अल्पसंख्यक हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले 70 साल में या इवन पिछले 100 साल में अल्पसंख्यक हो गए। ये वो राज्य हैं जहाँ पे एक ही सिर्फ है जो कि जम्मू एंड कश्मीर, जो कि हिस्टोरिकली मुस्लिम राज्य रहा है। आप जब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ जगह ट्राइबल पॉपुलेशंस हैं, कुछ जगह क्रिश्चियन मिशनरीज का काम आज से नहीं काफ़ी पहले से है। तो वो ऐसा नहीं है कि एक दिन में या 70 सालों में हुआ है। आज़ादी के बाद से ऐसा एक भी स्टेट नहीं है इंडिया में जहाँ पे कोई माइनॉरिटी मेजॉरिटी का क्वेश्चन बदल गया हो किसी भी एक के फैक्टर सवाल से। ये है कि ये जो आरोप लगता है कि मुसलमान बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं और फिर हिंदुओं से कहा जाता है कि वो भी 4-4, 5-5 बच्चे पैदा करें, तो क्या ये आरोप गलत है? इसका कोई आंकड़ा तो है नहीं इसको साबित करो। आज तक ना तो वो पॉपुलेशन का जो बिल उन्होंने पेश किया, ना तो उन्होंने अपनी स्पीच में, ना उसके बिल के मसौदे में, किसी भी चीज़ में आज तक कोई आंकड़े नहीं पेश किए, क्योंकि इसका आंकड़ा है ही नहीं। इसका आंकड़ा कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता कि एक कम्युनिटी में किसी भी हिंदुस्तान में बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं और दूसरी कम्युनिटी में कम होते हैं। और ये रिलीजन जो है डेमोग्राफी को स्टडी करने का असल में सही तरीका है भी नहीं, तो इसलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हम जोर नहीं डालना चाहिए। ज़्यादा हो चुकी है तो क्या उसको कंट्रोल किए जाने की? नहीं, तो देश की पॉपुलेशन ज़्यादा तो हो चुकी है, लेकिन जैसा कि हमने बताया, आप अगर डेमोग्राफिक साइंसेस को देखें, आप अगर भारत के नंबर्स को देखें, तो देश की संख्या जो है वो अब एक्चुअली घटने के उस ऊपर पहुंच चुकी है। क्योंकि जो रिप्लेसमेंट रेशियो होता है, जो डेमोग्राफिक साइंस के लोग बताते हैं कि जो आइडियल रेशियो है कि 2 बच्चे हर फैमिली में या 2 बच्चे ऑन एन एवरेज हर औरत के पैदा होने चाहिए, वो रिप्लेस कहा जाता है धर्म परिवर्तन करने के लिए जो करवाता है उसको फंड दिया जाता है। भाई, इस फंड को लेकर के भी 2 तो बहुत बड़ा केस यूपी में फाइल किया जा चुका है। वो दोनों केसेस में अब तक तो कोई ऐसी चीज़ ला नहीं पाए। 2 साल तकरीबन हो गए हैं, लोग जेल में भी हैं, लेकिन अब तक कोर्ट में तो कोई कार्रवाई हो नहीं पाई है ऐसी जिससे पता चले। और ये कहा तो जाता है, लेकिन हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि दिखाया जाए कि ऐसा कुछ होता है। यही इल्जाम ईसाई मिशनरी पे भी लगा हुआ है, उसे कैसे देखते? देखिए, ईसाई मिशनरी का तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। पूरे देश में जो जितने बड़े बड़े लोग हैं, चाहे पॉलिटिशियन हो, बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, सबके बच्चे मिशनरी स्कूल्स में पढ़ते हैं। आज तक वहाँ कहीं पे भी ये सुनने में नहीं आया कि किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे को ज़बरदस्ती कन्वर्ट कराया गया हो। असल में क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज दलित, ट्राइबल, पिछड़े तबके के लोगों को एजुकेशन से जोड़ते हैं और उनको वो शिक्षित करते हैं, उनके अधिकार की कॉन्शियसनेस दिलाते हैं। इससे समाज में कुछ लोगों को दिक्कत है, इसलिए उनको टारगेट किया जाता है। वरना तो इस देश में लिटरेसी के मामले में, एजुकेशन के मामले में क्रिश्चियन मिशनरीज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा योगदान है और एक सराहनीय योगदान है।